नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। और आज हम आपको इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं। तो महाजनपद प्राचीन भारत में मौजूद राजनीतिक इकाइयां थी। ये राज्य या प्रशासनिक इकाइयां थी। महाजनपदों की संख्या 16 थी। इनमें से सबसे बड़ा महाजनपद मगध था। महाजनपदों में से ज्यादातर राजतंत्रीय राज्य थे। इनमें राजवंशी राजाओं के पास पूर्ण शक्तियां होती थीं। कुछ महाजनपद गणतंत्र भी थे, जिन्हें गढ़ या गणसंघ या गणराज्य के नाम से भी जाना जाता था। महाजनपदों की स्थापना कई जनपदों को मिलाकर की जाती थी। उदाहरण के लिए कौशल महाजनपद में साक्य और काशी के जनपद शामिल थे और महाजनपदों के राजाओं के पास बड़ी सेना होती थी। ज्यादातर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। महाजनपद ज्यादातर विंध्य के उत्तर में स्थित थे और पूर्व में बिहार से लेकर उत्तर पश्चिमी सीमा तक फैले हुए थे। महाजनपदों का युग उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपसे 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं। तो आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में महाजनपद हुए, जो कि 16 महाजनपद हुए, जिनमें सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो था मगध था, और वही जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी महाजनपद था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, मगध साम्राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर मगध महाजनपद एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर 5 नंबर में। तो मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रिज वर्तमान में राजगीर थी। बाद में पाटलिपुत्र बनी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया। यानी कि जो अभियान चिंतामणि एक पुस्तक है, उसके अनुसार जो है इसे क्या कहा गया, मगध को कीकट। और गौतम बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ वंश के बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। यह पूर्वी गंगा के मैदान में स्थित था। मगध की सीमाएं उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैली हुई थी। यानी कि जो ये मगध साम्राज्य था, ये भी एक जो है 16 महाजनपदों में से एक था, और ये जो है सबसे बड़ा राज्य था। और इसकी राजधानी जो है राजगीर थी। बाद में से बदलकर पाटलिपुत्र किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है पूर्वी गंगा के मैदान में स्थित था। और मगध की जो सीमाएं थी वो जो है उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैली हुई थी। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। यानी कि जो मौर्य वंश का एक सम्राट था जिनका नाम था अशोक, जो कि तीसरे सम्राट थे और काफी ज्यादा शक्तिशाली सम्राट थे। तो इन्होंने जो है एक धर्म चलाया था जिसे हम धम्म के नाम से जानते हैं। तो अशोक के धम्म से तात्पर्य अशोक की नैतिक संहिता से है। प्राणियों का वध ना करना, जीव हिंसा ना करना, बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदि एवं सभी उचित व्यवहार करना धम्म के अंतर्गत आते हैं। मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अनेक अभिलेखों का निर्माण कराया, और अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने नैतिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी किया, जिन्हें अशोक का धम्म कहा गया था। तो अशोक के धम्म में ये शिक्षाएं शामिल थी, जिनमें सबसे पहले आता है साधुता, यानी सज्जनता का व्यवहार करना, यानी कि सभी के साथ जो है अच्छा व्यवहार करना। फिर आता है परोपकार और कल्याणकारी कार्य करना, यानी कि जो है परोपकारी, यानी कि सभी के लिए अच्छे से कार्य करना और सभी के लिए कल्याणकारी कार्य करना, दान करना। तो ये सभी जो इनके धम्म में आते हैं। आगे आता है पाप ना करना, तो यानी कि जो है हमें पाप नहीं करना चाहिए, ये भी इनके धम्म की नीति थी। दूसरों से मीठी बाड़ी में बात करना, यानी कि जो कोई भी दूसरा व्यक्ति हो उससे अच्छे से प्यार से बातें करना, दूसरों के साथ प्रेम भरा मधुर व्यवहार करना, और जो सभी लोगों के साथ जो अच्छे से व्यवहार करना, लगातार दान कर्म करते रहना, यानी कि जो है यदि आपके पास क्षमता है दान करने की तो दान भी करते रहें गरीब लोगों को। और जीवों पर दया करना, जो लोग जीवों को मार दिया करते थे उनको भी जो है उन्होंने हटा दिया कि अब जो है जीव हत्या नहीं की जाएगी। प्राणियों का वध ना करना, यानी कि जो लोगों को मार दिया करते थे युद्ध करके, तो वो भी जो है उन्होंने समाप्त कर दिया। आगे आता है
जीव हिंसा ना करना, यानी कि जीवों के साथ हिंसा ना करना, अत्याचार ना करना, माता पिता और बड़ों की आज्ञा करना, यानी कि जो अपने माता पिता होते हैं और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन सभी की यानी कि आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा का मानना। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन उन्होंने कभी व्यक्तिगत धार्मिक विचारों को जनता पर लादने का प्रयास नहीं किया। तो जो सम्राट अशोक थे उन्होंने जो है बौद्ध धर्म तो अपना लिया था, लेकिन उन्होंने जो है जनता के साथ जबरदस्ती नहीं की कि जो आपको भी यही मानना है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो अगला क्वेश्चन आता है वो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या कार्य किए। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों का प्रचार किया। उन्होंने दूर दराज के स्थानों पर मिशनरियों को भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन मिशनरियों में उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी शामिल थे। यानी कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी लोगों को, यानी कि जो राजदूत हुआ करते थे या उन लोगों को जो है उन्होंने इकट्ठा किया, जिनमें उनकी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र भी शामिल थे। उन्होंने जो है किसी को जापान में भेजा, किसी को श्रीलंका में भेजा, किसी को नेपाल में भेजा, किसी को चीन में भेजा। तो इन जगहों पर उन्होंने जो है सभी को भेजा और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया ताकि उनकी जो शिक्षाएं थी जो लोगों तक पहुंच सकें। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने शासन स्तंभों पर भी लिखवाया। उन्होंने धार्मिक शिलालेख बनवाए जिनमें उन्होंने अपने प्रशासनिक नैतिकता और बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को भी बताया था। आगे आता है, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों की नियुक्ति की और उन्हें विभिन्न भूखंडों में भेजा। यानी कि जो मिशनरी अभी शब्द आया था वो यही था। धर्म प्रचारकों को जो है उन्होंने इकट्ठा किया और नियुक्त किया और उनको जो है जो धरती के अलग अलग जगहों पर भेजा, अलग अलग देशों में भेजा। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका में भेजा था। उन्होंने बौद्ध उत्सवों का समर्थन किया। उन्होंने कई बौद्ध पवित्र स्थलों की भी स्थापना करवाई थी। आगे आता है, उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। उन्होंने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवाए, यानी कि लिखवाए। उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में बौद्ध भिक्षुओं के लिए कई स्तूप, संघाराम, विहार, चैत्य और आवास भी बनवाए थे। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ तो उसका जो है प्रभाव सम्राट अशोक पर क्या पड़ा था। तो कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत नाथन के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में दया नदी के किनारे लड़ा गया था। अशोक ने कलिंग पर हमला किया था क्योंकि यह आधुनिक उड़ीसा में स्थित था और यहाँ एक मजबूत नौसेना थी। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन युद्ध में हुए हिंसा और रक्तपात को देखकर वह भयभीत हो गया और उसका जो है मन बदल गया। यानी कि जो 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था सम्राट अशोक और अनंत नाथन के बीच में लड़ा गया, 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। और ये युद्ध जो है भुवनेश्वर, यानी कि जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, उससे 8 किलोमीटर दूर कहाँ पर लड़ा गया, कलिंग में लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है उन्होंने जो रक्तपात देखा और हिंसा को देखकर वो जो उनका मन भयभीत हो गया और उन्होंने जो है फिर एक ऐसा निर्णय लिया कि आज के बाद वो जो कभी भी किसी की हत्या नहीं करेंगे, कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे और बौद्ध धर्म को उन्होंने जो है अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, जिनमें इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। यानी कि जैसे ये युद्ध हुआ तो उसके बाद इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया और इन्होंने जो है अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने का प्रयास, यानी कि इन्होंने जो है संकल्प लिया था। आगे अशोक ने अपने शेष जीवन को अहिंसा और धर्म विजय के लिए समर्पित करने का फैसला किया। अशोक ने भविष्य में कोई भी युद्ध ना करने का निश्चय किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत काम किया। अशोक ने अपने राज्य में शांतिपूर्वक निरंतर निर्धारण करने लगा था। यानी कि जो सम्राट अशोक के उन पर जो है इस कलिंग युद्ध का काफी गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो इन्होंने जो है अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यानी कि इन्होंने जो है अपने आप को एक सौगंध ली और उससे जो है ये जो है अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने लगे। अब आगे आता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप 5 नंबर में पूछा जाता है।
तो समुद्रगुप्त राजवंश के, यानी कि जो समुद्रगुप्त थे वो गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे, और ये जो गुप्त वंश था इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। तो अभी हम लिख नहीं रहे हैं, वैसे ही बता रहे हैं, श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है, कब की थी? 320 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है, और जब हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें जो है सारे के सारे बताएंगे। तो उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम और माता का नाम कुमार देवी था। यानी कि जो समुद्रगुप्त थे उनके पिता का नाम था, क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम था, और माता का नाम था कुमार देवी। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उनके वीर रूप को दिखाया गया है। समुद्रगुप्त एक उदार शासक और कला के संरक्षक थे। इतिहासकार A.B. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि समुद्रगुप्त को यह उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि वे एक महान विजेता थे और उन्होंने अपने राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में कई अभियान चलाए और सभी में जीत हासिल की। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक किया। समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के वन राज्यों के राजाओं को अपना सेवक बनाया। समुद्रगुप्त एक वीर योद्धा, साहसी, पराक्रमी और निर्भीक शासक थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल को भारत के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसके काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है, या जो है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और इनको नेपोलियन क्यों कहा जाता है? नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। और आप जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का जो फ्रांस का एक शासक था, वो भी जो है ऐसे ही युद्ध लड़ा करता था, लेकिन वो भी जो है कभी युद्ध नहीं हारा था, और इसीलिए इनको जो है नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। अब जो अगला क्वेश्चन आता है आपका, वो है मेगास्थनीज कौन था, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है, और ये जो लगभग हर साल आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो मेगास्थनीज ये एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिनको सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज 302 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आया था। यानी कि जो मेगास्थनीज था ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, इसको सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भारत में भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और ये जो है 302 ईसा पूर्व में भारत में आए थे। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है इंडिका। उसमें जो है इनके यात्रा का विवरण मिलता है, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे आता है मौर्य वंश के पतन का क्या कारण थे। यानी कि मौर्य वंश के जो पतन के कारण थे वो क्या थे? तो मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद 232 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य साम्राज्य का पतन काल 321 पतन काल नहीं, मौर्य साम्राज्य का काल 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या के साथ हुआ। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यानी कि जो बृहद्रथ का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसी ने जो है 150 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी, और उसी ने जो है शुंग वंश की स्थापना भी की, और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना भी कर दी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि जो मौर्य साम्राज्य की जो समय सीमा थी वो थी 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व। 321 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे आता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण जो कई कारण थे, जिनमें कुछ प्रमुख कारण ये थे कि अशोक के बाद कोई मौर्य शासक जो मौर्य शासक थे वो जो अयोग्य थे, यानी कि उनमें जो है कोई भी योग्यता नहीं थी। अशोक के बाद के उत्तराधिकारी कमजोर थे, यानी कि जो भी राजा अशोक सम्राट अशोक के बाद आए वो जो है कैसे थे, वो कमजोर थे। साम्राज्य का प्रशासन बहुत ज्यादा केंद्रित था, आर्थिक संकट भी बढ़ा और प्रांतों में शासन दमनकारी भी होने लगा था। तो इसीलिए ये भी जो है क्या थे, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे। आगे आता है उत्तर पश्चिम सीमाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया था, विशेष विदेशी आक्रमण भी हुए, आंतरिक विद्रोह भी बढ़े, यानी कि वहां की जो जनता थी वो भी जो है विद्रोह करने लगी, साम्राज्य का विभाजन हो गया और प्रांतों ने आजादी की भी मांग की थी। तो यही जो है क्या थे, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे। अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी उपलब्धि और उनकी नीतियों का वर्णन करना है।
तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। उनका जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में पटना में हुआ। इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चला था। यह जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से अंतिम शासक घनानंद को हराकर जो है क्या की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है। और आगे आता है, चंद्रगुप्त ने गंगा घाटी समेत पूरे उत्तर भारत को नियंत्रित किया था। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने देश को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराया और कुप्रबंध से भी बचाया था। चंद्रगुप्त ने गांवों और नगरों की संस्थाओं का संगठन किया और उन्हें पर्याप्त आजादी दी। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में अपने बेटे बिंदुसार को राजपाट सौंप दिया था। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला चले गए थे और वहीं पर जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, श्रवणबेलगोला में हुई। और उन्होंने जो है उनके एक गुरु थे जिनका नाम था चाणक्य, उनकी सहायता से उन्होंने जो है जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसको जो है हराया और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किसकी स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब जो आप आगे आता है, इनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की मदद से अंतिम नंद शासक घनानंद को हराया था। एक बात आपको याद रखनी है कि 321 ईसा पूर्व आए या 322 ईसा पूर्व आए, यानी कि बीसी जिसे कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो इन दोनों में से कोई भी डेटा है तो आपको यही की बात लिखनी है कि मौर्य वंश की स्थापना हुई या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपकी इन दोनों डेटों में से आपकी कोई भी एक डेट आ सकती है। आगे आता है, उन्होंने गंगा घाटी समेत पूरे उत्तर भारत पर राज किया और राजनीतिक एकता हासिल की। उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, जिसे आज के बिहार में पटना के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो इन्होंने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, जिसे जो है क्या माना जाता है, बिहार की आज के टाइम पर जो है राजधानी भी है पटना। आगे आता है, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से को एक केंद्रीय प्रशासन के तहत एकीकृत किया। उनके शासनकाल में आर्थिक और व्यापार में सुधार हुए। उन्होंने सड़कों और सिंचाई प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण कराया। उन्होंने विदेशियों को अपने देश से निकालकर एक विशुद्ध यानी कि शुद्ध भारतीय संस्कृति के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी बनाई थी। आगे आता है, उन्होंने शांति बनाए रखने और समृद्धि लाने में सफलता हासिल की। उन्होंने कर वसूल किए और वजन और माप को मानकीकृत किया। उन्होंने सुरक्षा के लिए कई उपाय किए। मौर्य काल में कला, साहित्य और वास्तुकला में भी काफी विकास हुआ था। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, मौर्य साम्राज्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित होने वाला सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण साम्राज्य था। यह साम्राज्य बक्सु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। यह साम्राज्य राजतंत्रीय और केंद्रीकृत था। मौर्य साम्राज्य ने अपने शासन वाले विशाल क्षेत्र में एक व्यापक शासन प्रणाली विकसित की थी। मौर्य साम्राज्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक तथ्य भी हैं, जिनमें पत्थर की मूर्तियां मौर्य काल के नायाब उदाहरण हैं। ये नायाब यानी कि महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। मौर्य साम्राज्य ने परवर्ती शासकों के लिए केंद्रीकृत सरकार और शासन प्रणाली की एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी मौजूद है। मौर्य साम्राज्य से जुड़ी कुछ साहित्यिक स्रोत ये हैं, जिनमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपको जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी जरूर मिलेगी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि इंडिका पुस्तक किसकी है, मेगास्थनीज की। और ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये किसकी है, कौटिल्य की। तो कौटिल्य को हम जो है 3 नामों से जानते हैं, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। ये आपको याद रखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, चाणक्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला में प्राप्त की थी। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। चाणक्य ने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था।
चाणक्य ने राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति विषयों पर लिखा है। उनका रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य ने युवा चंद्रगुप्त को प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए चाणक्य नीति नाम का सूक्तियों का संग्रह लिखा था। चाणक्य ने वित्तीय स्थिरता और विवेकपूर्ण धन प्रबंधन पर जोर दिया था। चाणक्य के बारे में कई किंवदंतियां भी हैं। चाणक्य के नाम पर एक धारावाहिक भी बना था जो 1990 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। यानी कि जो चाणक्य थे उनके नाम पर एक लंबी बनाई गई थी जिसमें 1990 के दशक में जो है दूरदर्शन पर दिखाई गई थी। तो अब आपका ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है और इस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।